हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है 10वें अध्याय जो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के प्रथम भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता कैसे होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे वायु दाब के क्षैतिज वितरण के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो पिछले अध्याय में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि कैसे सूर्य तप से जो है पृथ्वी का सतह गर्म होता है और ये सूर्य तप जो है वो पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है, यानी सूर्य तप का वितरण जो है पूरे पृथ्वी सतह पे भिन्न होता है। इसीलिए हमें पृथ्वी सतह पे तापमान में भी भिन्नता देखने को मिलता है। तो गर्म जब सतह हो जाता है पृथ्वी का ये सूर्य तप से, तो इनके संपर्क में आने वाले वायु जो हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले अध्याय में। तो ये गर्म वायु जो है वो फैलती हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये गर्म होके फैलते हैं, जबकि ठंडी हवा जो होती है वो संकुचित हो जाती है। और यही विशेषता जो है हवा का, यानी इनके फैलाव और इनके संकुचन के कारण जो है वायुमंडलीय दाब में अंतर होता है। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ठंडी हवा जो है उच्च दाब बनाती हैं, क्योंकि ये नीचे की ओर गिर रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो है गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है, जिसके कारण कम दाब का क्षेत्र बनता है यहाँ पर। और अगर हम हवा के दिशा को देखें तो हवा जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अध्याय में देखा। तो यहाँ हमने जाना कि वायुमंडलीय दाब में जो है अंतर कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब कहते किसे हैं। तो मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को हम वायुमंडलीय भार कहते हैं। आइए इसे हम इस तरह समझें। अगर हम सतह पर देखें कि वायुमंडलीय दाब कितना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में ये पूरे वायु स्तंभ के भार को हम वायुमंडलीय भार कहते हैं, जो एक इकाई क्षेत्रफल में लगते हैं। यानी सतह पे अगर हम देखें तो ये पूरे वायु स्तंभ के भार को हम वायुमंडलीय भार कहते हैं। जबकि अगर हम इस ऊंचाई पर देखें कि वायुमंडलीय दाब कितना है, तो यहाँ पर इतने वायु स्तंभ के भार को जो एक इकाई क्षेत्रफल में लगते हैं उन्हें हम वायुमंडलीय भार कहते हैं। यानी विभिन्न विभिन्न ऊंचाई पर हमें वायुमंडलीय भार में जो है वो अंतर दिखेगा, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब भी जो है वो भिन्न होता है विभिन्न ऊंचाई पे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सतह पर हवा का दाब जो है वो एक इकाई क्षेत्र के ऊपर हवा के स्तंभ का वजन होता है। तो यहाँ हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वायुमंडलीय दाब जो है वो ऊंचाई के साथ कैसे घटता जाता है और क्यों घटता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वायुमंडलीय दाब जो है वो ऊंचाई के साथ घटता है, और ये इसीलिए घटता है क्योंकि अगर हम सतह पर देखें तो वहाँ पे वायुमंडल जो है वो सघन होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब भी जो है वो अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल जो है वो विरल होते जाता है, यानी पतला होते जाता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब में भी भिन्नता आता है, यानी वो घटते जाता है। और वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब जो है ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। और अगर हम देखें कि ये वायुमंडलीय दाब कैसे घटता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायु दाब जो है वो कम होते जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो ऊंचाई के साथ घटते जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को हम कैसे मापते हैं। तो वायु दाब को मापने के लिए इकाई जो है वो होता है मिलीबार।
यानी वायुमंडलीय दाब को हम हमेशा मिलीबार में नापते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ जो है ये वायु दाब घटते जाता है। और अगर हम समुद्र तल पे देखें कि कितना वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये औसत वायुमंडलीय दाब जो है वो होता है 1013.2 मिलीबार। जबकि यही वायुमंडलीय दाब जो है वो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे ये घटते जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि सतह पे जो है वायुमंडलीय दाब इसलिए अधिक होता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल जो है वो सघन होता है, जिसके कारण यहाँ पे वायु दाब अधिक होता है। अब हम ये वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं, तो यहाँ तो हमने देख लिया कि इनको मापने वाली इकाई जो है वो मिलीबार है, लेकिन इनको मापते कैसे हैं। तो इनको मापने के लिए हम यूज करते हैं पारद वायु दाब मापी और निद्रव बैरोमीटर, जिसके कारण हमें किसी भी स्थान का वायुमंडलीय दाब पता चलता है। अब चूंकि हम यहाँ देखें कि कैसे वायु दाब में जो है वो भिन्नता आता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी वर्टिकल डिफरेंस। तो ये ऊर्ध्वाधर भिन्नता कैसे आता है इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये विभिन्न परत हैं वायुमंडल के। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाला परत है क्षौभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि वायु दाब जो है वो अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सघन होते हैं, यानी वायुमंडल जो है वो यहाँ सघन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपरी परत की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि वायु दाब जो है उनमें भिन्नता आता जाता है, यानी ये कम होते जाता है। और इसे ही हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी वर्टिकल डिफरेंस। और इसे हम इस डेटा से भी समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे समुद्र तल पे जो है वायु दाब वो पाया जाता है 1013.25, जबकि जैसे हम समुद्र तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो यही वायु दाब जो है हमें वहां देखने को मिलेगा 898.76। जबकि अगर हम और ऊंचाई पे जाएंगे यानी 5 किलोमीटर पे, तो वहां पे यही वायु दाब घट के हो जाता है 540.48। और जब हम समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे यही वायु दाब जो है वो हो जाएगा 265 मिलीबार। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे वायु दाब में जो है वो ऊर्ध्वाधर भिन्नता आता है जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे ऊंचाई के साथ जो है वो तापमान में भी भिन्नता आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान और वायु दाब में कैसे भिन्नता आता है। और अगर हम ये ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता देखें तो ये क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, यानी वर्टिकल जो हमें भिन्नता देखने को मिलता है वायु दाब में वो अधिक होता है लैटरल या हॉरिजॉन्टल भिन्नता से। लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन्हें संतुलित कर देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता और क्षैतिज दाब प्रवणता जो है वो समान हो जाते हैं, यानी संतुलित हो जाते हैं। आइए अब हम यहाँ देखेंगे कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो है उसका हम कैसे अध्ययन करते हैं और उसे हम कैसे दर्शाते हैं। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये चित्र जो है वायु दाब के क्षैतिज वितरण को विस्तार से दर्शा रहा है। और यहाँ हम कुछ रेखाएं देख सकते हैं। तो ये रेखाएं जो हैं इन्हें हम कहते हैं समदाब रेखा, और इन्हीं समदाब रेखा के कारण जो है हमें ये क्षैतिज वितरण देखने को मिलता है। तो समदाब रेखा किसे कहते हैं? समदाब रेखा जो है ऐसी रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से सामान्य वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इसीलिए समदाब रेखा द्वारा जो है दबाव का क्षैतिज वितरण दिखाया जाता है।
जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कम दबाव प्रणाली है, यानी यहाँ पे निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो समदाब रेखा जो है वो बहुत अधिक होते हैं और एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पे समदाब रेखा जो है वो एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और यहाँ पे कम समदाब रेखा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो है हम समदाब रेखा का अध्ययन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वहाँ पे वायुदाब अधिक है और कहाँ पे कम है। तो ये था वायुदाब का क्षैतिज वितरण हम कैसे दिखाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और इस वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता कैसे आता है। साथ ही साथ हमने वायुदाब के क्षैतिज वितरण के बारे में भी जाना। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण और साथ ही साथ हम जानेंगे कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।